विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की इस पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। बीए सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप इससे पहले जीएस धुरिया का पार्ट 1 देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देख लें, फिर इस पार्ट को देखें, तब उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपका पेपर है ये भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक। ठीक है, अगर हम रिवीजन देख करें जाने तो जीएस धुरिया हम भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं। इससे पहले इन्होंने जो भारतीय जाति व्यवस्था पर अपने विचार दिए उसको हमने समझा है। आज हम इस वीडियो में हम इनके द्वारा दिए गए भारतीय साधु यानी इंडियन साधु पर इन्होंने क्या चर्चा की, क्या बात की है, उसको हम देखते हैं। अगर आप बी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, आप लोग जो भी बताया जाए पढ़ाया जाए उसको नोट करते चलिए। अगर हम साधु की बात करें, साधु कौन होता है, साधु किसे कहा जाता है? साधु जो संसार का त्याग करता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है और मोक्ष या आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो जैसे आपने भी कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखा होगा। वे समाज से दूर रहते हैं लेकिन लोगों पर उनका बहुत प्रभाव होता है। लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सलाह लेते हैं, यानी वे समाज से अलग होकर भी समाज को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जीएस धुरिया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन साधु, जो कि 1993 में भारतीय साधुओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। उन्होंने साधुओं को केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में देखा। भारतीय साधु की परंपरा बहुत प्राचीन है, जो त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी हुई है। पुस्तक द इंडियन साधुज। साधु का अर्थ क्या होता है? साधु वह है जो सांसारिक जीवन का त्याग करता है, आध्यात्मिक साधना में लीन रहता है, मोक्ष या आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। साधु समाज से अलग रहकर भी समाज को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब जीएस घुरिये ने साधुओं की कुछ विशेषताएं बताई हैं। त्याग और विरक्ति पहली विशेषता है। साधु सांसारिक जीवन, धन, परिवार आदि का त्याग करते हैं। दूसरी विशेषता है आध्यात्मिक जीवन। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना होता है। संन्यास जीवन, वे कठोर अनुशासन और तपस्या का पालन करते हैं। सामाजिक प्रभाव, साधु समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार करते हैं। धार्मिक नेतृत्व, वे लोगों को धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, धुरिया के अनुसार साधु संगठित रूप में भी रहते हैं। इनका अपना एक ढांचा और अनुशासन होता है। साधु विभिन्न संप्रदायों में बटे होते हैं जिनका अपना नियम, गुरु और परंपरा होती है। अगर हम साधुओं के प्रकार में देखें, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में अगर हम देखेंगे तो इसमें आते हैं पहले 10 नामी सन्यासी, जैसे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया, 10 नामों में विभाजित है, अद्वैत वेदांत से संबंधित है। दूसरे आते हैं शैव संप्रदाय में ही नागा साधु। नागा साधु युद्ध एवं कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। नग्न या न्यूनतम वस्त्र पहनते हैं। कुंभ मेले में प्रमुख भूमिका होती है। जोगी संप्रदाय नाथ पंथ से संबंधित योग और साधना पर बल देते हैं। इसके बाद चौथा जो आता है, यहाँ ये वैष्णव संप्रदाय नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा सुधारवादी संप्रदाय। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सुधारवादी संप्रदाय। ठीक है, ये 4 शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही वैष्णव संप्रदाय में भी 4 प्रकार के देखे जाते हैं, जिनको कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय, माधव संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। आगे देखते हैं धुरिया का विश्लेषण। धुरिया के अनुसार साधु केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक संरचना का हिस्सा है। उनका समाज पर गहरा प्रभाव होता है। वे परंपरा और संस्कृति के वाहक होते हैं। उन्होंने साधुओं को संगठित और संरचित संस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर इसकी आलोचना देखें तो आलोचना में बताया गया है, कुछ साधु वास्तविक साधना नहीं करते। समाज में अंधविश्वास फैलाने का आरोप, आधुनिक समाज में उनकी भूमिका कम रही है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जीएस धुरिया ने इंडियन साधु पर चर्चा की है। आगे दूसरे जो विचार हैं जीएस धुरिया के, उसमें नाम आता है ग्राम नगरीय समुदाय, जिसको रर्बन कम्युनिटी भी कहा जाता है। ग्राम नगरीय समुदाय पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से देखिए, समझिए और नोट भी करते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है।
आधुनिक समय में समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पहले समाज को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता था, ग्रामीण और नगरीय। लेकिन आज के समय में इन दोनों के बीच का अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी कारण एक नए प्रकार का समुदाय विकसित हुआ है, जिसे रर्बन समुदाय कहा जाता है। रर्बन समुदाय कैसे बनता है? रर्बन जो है रूरल और अर्बन से मिलकर बना है। रूरल और प्लस अर्बन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? रर्बन। ठीक। इसका अगर हम अर्थ देखें, रर्बन समुदाय का अर्थ है जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां जीवन ग्रामीण जैसा भी है और कुछ सुविधाएं शहरी या नगरीय जैसी भी उपलब्ध हैं। इसके उद्भव के कारण क्या रहे हैं? रर्बन समुदाय के उद्भव के कारण है नगरीकरण, शहरों का विस्तार गांव तक हो रहा है। दूसरा क्या है? औद्योगिकरण, गांव के पास उद्योग स्थापित हो रहे हैं। परिवहन संचार, सड़क, मोबाइल, इंटरनेट से गांव शहर से जुड़ गए हैं। सरकारी योजनाएं, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, भारत सरकार, इसका उद्देश्य गांव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। शिक्षा और जागरूकता, गांव में शिक्षा बढ़ने से जीवन शैली बदल रही है। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं क्या है? मिश्रित जीवन शैली है, आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता है, व्यवसायों में विविधता देखी जाती है। इसके साथ ही सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता, संयुक्त और एकल परिवार दोनों। इसके साथ ही दूसरी अवधारणा पर हम आते हैं जिसका नाम है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय किसे कहा जाता है? समाज में समुदाय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए यहाँ ग्रामीण समुदाय का विशेष महत्व है। ग्रामीण समुदाय वह आधार है जहाँ भारतीय संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संबंध गहराई से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्रियों जैसे एन.एल. सिम्स और ए.आर. देसाई ने ग्रामीण समुदाय का विस्तृत अध्ययन किया। अगर हम ग्रामीण समुदाय के अर्थ की बात करें तो ग्रामीण समुदाय वह समूह है जहां लोग गांव में निवास करते हैं और उनका जीवन मुख्यतः कृषि एवं प्रकृति पर आधारित होता है। यहाँ जीवन सरल, परंपरागत और सामूहिक होता है। परिभाषाएं देखें, एन.एल. सिम्स के अनुसार गांव प्राचीन कृषकों की बस्तियों को कहा जाता है। ए.आर. देसाई के अनुसार गांव मानव निवास का वह स्थायी स्वरूप है जो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। ग्रामीण समुदाय की यहाँ विशेषताएं दी गई हैं। ग्रामीण समुदाय की क्या क्या विशेषता है इसको एक आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो छोटा आकार, कम जनघनत्व, कृषि प्रधान, समरूपता, जाति आधारित स्तरीकरण, प्राथमिक संबंध, सीमित गतिशीलता, उच्च सामाजिक एकता, संयुक्त परिवार, जजमानी व्यवस्था, महिलाओं की निम्न स्थिति, स्थिरता एवं निरंतरता, कृषि और घरेलू पशुधन। ग्रामीण समुदाय के अगर महत्व को देखें तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण करती है, कृषि उत्पादन का आधार है, सामाजिक एकता और संयोग का केंद्र है, आर्थिक विकास में योगदान देती है। और इसकी समस्याएं अगर देखें ग्रामीण समुदाय की तो क्या क्या समस्या है? अशिक्षा इसकी एक समस्या है, गरीबी एक समस्या है, बेरोजगारी आप देखने को मिलती है, अंधविश्वास गाँव में, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, तकनीकी पिछड़ापन देखने को मिलता है कहाँ? ग्रामीण समुदाय में। इसी के साथ ही अगला है हमारा नगरीय समुदाय। क्या है? नगरीय समुदाय। आधुनिक समाज में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिकरण, तकनीकी विकास और रोजगार के अवसरों के कारण शहरों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। नगरीय समुदाय आधुनिक समाज की एक प्रमुख इकाई है जहां जीवन जटिल, गतिशील और विविधतापूर्ण होता है। नगरीय समुदाय का अगर हम अर्थ जानें तो नगरीय समुदाय वह समूह है जहां लोग शहरों में निवास करते हैं और उनका जीवन आधुनिक सुविधाओं, उद्योगों एवं सेवाओं पर आधारित होता है। यहाँ जीवन शैली तेज, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी होती है। परिभाषाओं की बात करें तो लुईस विर्थ के अनुसार नगरीय जीवन एक विशेष जीवन शैली है। और बर्गस के अनुसार शहर वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और सामाजिक जीवन जटिल होता है। नगरीय समुदाय का अगर हम महत्व की बात करें तो इसके महत्व में औद्योगिक और आर्थिक विकास का केंद्र, रोजगार के अधिक अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, सामाजिक परिवर्तन और नवाचार का केंद्र। अगर नगरीय समुदाय की समस्याओं की हम बात करें तो यहाँ पर भीड़भाड़, प्रदूषण, बेरोजगारी, अपराध, झुग्गी झोपड़ी, मानसिक तनाव आदि देखने को मिलता है। अगर इसके प्रभाव की हम बात करें तो
ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता है, जीवन शैली में परिवर्तन आता है, सामाजिक संरचना में बदलाव, आर्थिक अवसरों में वृद्धि। नगरीय समुदाय की विशेषता, नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? शहर में विविधता, व्यक्तिगता, नैतिक ढीलापन, पुलिस अदालत जैसे द्वितीयक नियंत्रण, परिवार टूटता है, जीवन कृत्रिम और प्रदूषित होता है, लोग व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते और स्वार्थ में डूबे रहते हैं। इसी के साथ लास्ट का इसका आप देख लीजिए, ग्रामीण और नगरीय समुदाय का तुलनात्मक सारांश है ये, ताकि आप तुलना करके आसानी से जान सकें ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या अंतर है। अगर आकार की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण छोटा और नगरीय बड़ा और घना होता है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण कृषि प्रधान है, वहीं नगरीय क्या है? उद्योग और सेवा या विविध। संबंध के उसमें देखें तो प्राथमिक जैसे परिवार और जाति, नगरीय क्या है? द्वितीयक या अवैयक्तिक है। गतिशीलता में देखें गांव सीमित है तो नगरीय उच्च है। परिवार में देखें तो ग्रामीण संयुक्त है और नगरीय एकल है। नियंत्रण में देखें तो ग्रामीण प्राथमिक है और नगरीय द्वितीयक है, जैसे पुलिस या अदालत। परिवर्तन में देखें ग्रामीण धीमा परिवर्तन होता है तो नगर में तेज परिवर्तन होता है। ठीक है। अगर हम अन्य पहलुओं पर बात करें, जी.एस. घुरिये जो विचार हैं इन्होंने दिए हैं, इसको अगर हम देखें तो जी.एस. घुरिये भारतीय समाज शास्त्र के प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने केवल जाति या साधुओं पर ही नहीं बल्कि भारतीय समाज के अनेक पहलुओं जैसे धर्म, जनजाति, परिवार, संस्कृति और सामाजिक एकता का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय समाज को एकीकृत और विविधतापूर्ण समाज के रूप में देखा। तो इनकी जो और विचार इनके द्वारा जो दिए गए हैं वो निम्न है, जैसे कि भारतीय समाज पर घुरिये के विचार। भारतीय समाज पर घुरिये के विचार, घुरिये के अनुसार भारतीय समाज अत्यधिक विविधताओं से भरा हुआ है, फिर भी इसमें एकता विद्यमान है। उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना। विभिन्न धर्म, भाषा, जाति होने के बावजूद एकता, सांस्कृतिक परंपराएं समाज को जोड़ती हैं। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है। धर्म पर घुरिये के विचार, घुरिये के अनुसार धर्म भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण आधार है। मुख्य विचार में अगर हम देखें तो धर्म सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है, नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है, समाज में अनुशासन बनाए रखता है। उन्होंने धर्म को केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक संस्था के रूप में देखा है। जनजातियों पर जो उनके विचार रहे हैं, घुरिये ने भारतीय जनजातियों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने जातियों को बैकवर्ड हिंदू कहा। उनका मानना था कि जनजातियां मुख्य धारा से अलग नहीं है। उन्होंने जनजातियों के हिंदू समाज में एकीकरण का समर्थन किया। उनके अनुसार जनजातियों का विकास मुख्य समाज से जुड़कर ही संभव है। अगला जो उनका विचार है, परिवार एवं विवाह पर विचार। घुरिये ने परिवार को समाज की मूल इकाई माना। परिवार पर विचार जो रहे हैं, संयुक्त परिवार को महत्वपूर्ण माना। परिवार सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करता है। जो विवाह पर विचार रहे हैं, विवाह एक सामाजिक संस्था है, समाज के नियमों के अनुसार संचालित होता है। जाति व्यवस्था में विवाह पर प्रतिबंध। संस्कृति पर जो घुरिये के विचार रहे हैं, घुरिये ने भारतीय संस्कृति को अत्यंत समृद्ध और प्राचीन बताया। संस्कृति समाज को एकजुट करती है। परंपराएं और रीति रिवाज संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में निरंतरता पाई जाती है। उन्होंने संस्कृति को समाज का आत्मा माना है। सामाजिक एकता पर विचार। भारतीय समाज में विविधता के बावजूद एकता है। धर्म, संस्कृति और परंपराएं लोगों को जोड़ती हैं। सामाजिक संस्थाएं एकता बनाए रखने में मदद करती हैं। घुरिये का समग्र दृष्टिकोण जो रहा है, अगर एक बार में हम देखना चाहें तो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय ग्रंथों और परंपराओं का अध्ययन किया। समाज को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में समझा। उनका दृष्टिकोण परंपरा और आधुनिकता का समन्वय था। आलोचना की अगर हम बात करें, जनजातियों को बैकवर्ड हिंदू कहना विवादास्पद माना गया। उन्होंने आधुनिक समाज में संघर्षों का कम ध्यान दिया। उनका दृष्टिकोण अधिक परंपरागत माना जाता है। घुरिये ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया और यह बताया कि भारतीय समाज विविधताओं के बावजूद एकता से बंधा हुआ है। उनके विचार आज भी समाजशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हमने सीखा जी.एस. घुरिये का इंडियन साधु, अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी। ये पूरा टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही आसान भाषा में सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। सोशियोलॉजी पाठशाला विद डॉक्टर योगेंद्र के साथ। धन्यवाद।